नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। हम शो की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त क्रेज बढ़ रहा है। हमने देखा है सभी कमोडिटीज में यहां पर इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स, ओपन इंटरेस्ट ग्लोबली बढ़ते हुए नजर आए हैं। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए एफएनओ एंड पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे। कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स। कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स के पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। और इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आप अभी लॉग इन करिए www.hindi.cnbctv18.com कमोडिटी गुरुकुल पर। आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब तो यहाँ पर दिए जाएंगे ही, लेकिन साथ साथ आपको कैसे कारोबार करना चाहिए। आपको याद दिला दें कि कमोडिटी विश्व की सबसे बड़ी एसेट क्लास है। इसमें आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, स्पेशली ऐसे समय में जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इन्फ्लेशन है, रेट कट की बातचीत हो रही है। माना जाता है कि कमोडिटी अगले डेकेड में आपको बहुत बेहतरीन पैसा कमा के दे सकती है। तो इन सब डिटेल्स के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। दुनिया में कमोडिटी मार्केट्स फास्ट पेस से ग्रो कर रही हैं। ऐसे में कमोडिटीज में निवेश करके आप इन्फ्लेशन का सामना कर सकते हैं। सीएनबीसी आवाज आपके लिए लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव वेबिनार जिसे स्पेशली आपके लिए क्यूरेट किया गया है। टेक्निकलिटी से लेकर कमोडिटी का हर पहलू सिखाने के साथ साथ ग्लोबल और डोमेस्टिक वेटरन्स आपके साथ शेयर करेंगे अपनी वास्ट नॉलेज और इनसाइट्स और आप बनेंगे एक कामयाब कमोडिटी ट्रेडर। तो कमोडिटी गुरुकुल से जुड़ने के लिए वेबसाइट लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें। तो वो तो आप भूले ही नहीं, लेकिन आज की अगर कमोडिटी बाजार की बात की जाए तो सोने पर सबका यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छी खासी तेजी बरकरार बनते हुए देखी है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता। साथ ही गेहूं पर बात करने के लिए होंगे शिवाजी रोल ऑफ ला मिल्स के प्राइवेट लिमिटेड के ओनर अजय गोयल। लेकिन शुरुआत हम सोने से करेंगे। वो ट्रेंड हम तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सोना वो आपको मौका ही नहीं देता। आपकी स्क्रीन पर एक और ऑल टाइम हाई फिलहाल $2345 प्रति आउंस और एमसीएक्स पे ये ऑल टाइम हाइज हैं। 71,170 के आसपास अब सोना यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आया है। सुरेंद्र जी, आपसे लगातार बात होती रहती है। आप काफ़ी इंटरनेशनल बैंक्स के इन टच भी हैं और आपने बताया भी कि शंघाई में कैसे एक बहुत बड़ा सौदा हुआ जिसकी क्लियरिंग या क्लोजिंग नहीं हुई है। तो क्लियरली बड़े तादाद पे यहाँ पर काम है। फिर चाहे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, ट्रेड्स हो रहे हैं, साथ ही साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जिस तरह के हमने यहाँ पर वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा है। माना जा रहा है कि रिटेल अगर छोड़ दिया जाए तो सभी यहाँ पर सोने में पैसा कमा रहे हैं। जी बिल्कुल मनीषा जी। देखिए कल 8 अप्रैल को जैसे ही चाइना का शंघाई गोल्ड एक्सचेंज खुला था तो हमने देखा कि गोल्ड सडनली $2,303 से $2,353 तक एकदम ऊंचाई की तरफ चला गया। इसकी हम लोगों ने एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी जांच पड़ताल की तो हमें ये पता चला कि शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में एक डिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ है। वो डिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड 61.58 टन का ट्रेड है। अगर इस ट्रेड में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है बल्कि आप 7% मार्जिन देके ये ट्रेड ऑप्ट कर सकते हैं। तो यदि 61.58 टन का ट्रेड डिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे होता है तो नेचुरली इसी वजह से ये गोल्ड के दाम बढ़े। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो मैंने पहले भी कहा था कि पेपर गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है, फिजिकल गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो जहां पर भी हमने ये देखा कि जहां पर भी पेपर ऑपरेटर जो होते हैं, पेपर गोल्ड ऑपरेटर, यदि कमांड उनके हाथ में आ जाती है तो बहुत ही ज्यादा वो लोग जो शॉर्ट सेलर होते हैं उनको अपने शिकंजे में ले लेते हैं और उनको एग्जिट का मौका ही नहीं देते। इवेंचुअली वो सारे शॉर्ट सेलर को लॉस करके ही बाहर जाना पड़ता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये इस प्रकार की स्थिति जारी रह सकती है। यदि इस प्रकार के डिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस वॉल्यूम में होते हैं तो नेचुरली मुझे गोल्ड के प्राइसेस में कोई भी फिलहाल कोई करेक्शन लगता नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स छोटा मोटा $50-60 $70 का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि मूवमेंट ही आपको $100 के हो रहे हैं। एक एक हफ्ते में $100 का मूवमेंट हो रहा है।
तो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, लोगों को कौन से एक्सचेंज में कितना वॉल्यूम हो रहा है उस पर नजर रखने की जरूरत है, और शायद यही वजह है कि गोल्ड के दाम बढ़े। जो दूसरी मुख्य वजह है, रमजान का फेस्टिवल खत्म होने वाला है, और रमजान का फेस्टिवल खत्म होने के बाद शायद हम ईरान और इजराइल के बीच में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता हुआ देखेंगे। शायद ये भी वजह हो सकती है कि किसी ने इस डिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इतनी बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग किया होगा। तो मुझे लगता है आई जस्ट 2-3 जी सुरेंद्र जी, जैसे एक स्टेप पहले ले लें और अपने दर्शकों को समझा दें कि एक डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है, ये एक डेफर्ड या पोस्टपोन टाइमलाइन के हिसाब से होता है, और ये लेंडर एंड बायर के बीच में यूजली होता है, लेकिन हमने ये एक्सचेंज में होता हुआ देखा है। तो कितना अलग होता है ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से? जैसे आपने कहा कि 7% का एक मामूली लेवरेज पे करके हम यहाँ पर इतना बड़ा ट्रेड होता हुआ देखे हैं। देखिए, ये जो 61 टन, यदि 61 टन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो लगभग ये कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अभी इसमें आपको सिर्फ 7% मार्जिन देना है, मतलब आप 2,100 करोड़ रुपए का मार्जिन भारतीय मुद्रा के अनुसार उतना देके आप पूरा 61 टन को ट्रेड कर सकते हैं। तो नेचुरली इसमें कोई फिजिकल डिलीवरी तो होने वाली नहीं है। तो ये जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो लोग ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, इसी वजह से मार्केट में सडनली बढ़ोतरी होती है। और शायद किसी ने ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में इसीलिए एंटर किया होगा क्योंकि उसे आगे जियोपॉलिटिकल टेंशन रमजान फेस्टिवल के बाद नजर आ रहा होगा। तो लोगों को बहुत ही बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि वो किसी भी प्रकार के ट्रैप में आ सकते हैं। मार्केट वन साइड ही चलेगा, ऐसा मेरा अभी भी मानना है। वी शुड ओनली लुक एट अपवर्ड ट्रेंड। यदि थोड़ा भी करेक्शन आता है, कोई एग्जिट होना चाहे शॉर्ट सेलर, तो उसे अपना डिसीजन लेना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिवेट करके एग्जिट हो जाना चाहिए। मैं एक बार फिर बहुत ही आसान शब्दों में ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर आप फ्यूचर्स में यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और मानिए कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं। डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो सबसे दूर के महीने का है, यानी कि अगर एज ऑफ नाउ हमारे पास नवंबर दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, तो डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर का होगा, यानी कि सबसे दूर के महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी डिलीवरी, जिसकी जो क्लोजिंग है, एक्सपायरी है, वो बहुत ही दूर है अभी। तो वहां पे इतना बड़ा सौदा हुआ है, और जैसे कहा गया कि एक झटके में एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 61 टन को यहां पर मूव किया गया है, और उसका इमीडिएट इंपैक्ट, जैसे सुरेंद्र जी समझा रहे थे, हमने आता हुआ देखा कि जहां पर $50 की मूवमेंट हमने कुछ ही मिनटों में यहां पर सोने में आ जाती हुई देखी। उसके बाद हल्की मुनाफा वसूली, लेकिन इस बार फिर यहां पर तेजी आती हुई। सुरेंद्र जी, अब जिस तरह की मार्केट मूवमेंट है, भारतीय बाजारों की बात की जाए, लोग रोज यहां पर नया हाई बनते हुए देख रहे हैं। आज गुड़ी पाड़वा का पर्व भी है, कितना ऑन ग्राउंड इसका इंपैक्ट हम प्राइसेस का टू बिगिन विद आता हुआ देखेंगे? देखिए, गुड़ी पड़वा तो अभी शुरू हुआ है। इसका इम्पैक्ट तो हम पहले से ही समझ रहे हैं कि पर कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, आज स्टेप आउट करें, आज शगुन का सोना खरीदें। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि हम पिछले साल के मुकाबले लगभग 30 to 35% तक माल बेच पाएंगे। लेकिन हमने ये जो वीकेंड हुआ, जहां सैटरडे और संडे हुआ, इसको हमने क्लोजली मॉनिटर किया है। और सैटरडे और संडे को जो रिटेल दुकानें होती है, बड़े ब्रांडेड शोरूम होते हैं, वहां पर अच्छी खासी खरीदारी होती है। लेकिन वहां पर हमको ये पता चला कि लोग सोना बेचने ज्यादा आ रहे हैं और सोना खरीदने कम आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्स आर ड्रॉपिंग इन दोज ब्रांडेड शोरूम बाय ऑलमोस्ट 80%। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे मार्केट के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि मेरा पर्सनली मानना यह है कि शायद आप जब कल मुझसे पूछेगी तो वी विल नॉट बी मोर देन 30 to 35% ऑफ द लास्ट ईयर। तो कोई बहुत बेहतरीन यहाँ पर खरीदारी के तौर पर समाचार आते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी तेजी सोने के भावों में है, और 30 से 35% ही शायद यहाँ पर खरीदारी रह जाएगी, जिस तरह का अप मूव हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस ऑन चार्ट्स नाउ? ओवरबॉट तो हैं, लेकिन मोमेंटम जिस तरह का है, जिस तरह से सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि बातचीत जारी है इब्जा की वेरियस बैंक्स के साथ, इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस के साथ, तो स्थिति तो यहाँ पर कोई बहुत जल्दी हम करेक्शन आता हुआ देखें ऐसी लगती नहीं है। 71,100 के आसपास गया था, वहां से करेक्टिव फेज लिया जो 70,600 तक लिया। 70,600 के बाद जो मोमेंटम है, कल का दोबारा हाई क्रॉस कर लिया।
मतलब शॉर्ट इसमें टोटली ट्रैप्ड है अभी, और मुझे नहीं लगता इतने जल्दी अवसर मिलेगा उस शॉर्ट को एग्जिट करने के लिए। तो निरंतर हम एवरीडे न्यू हाई बनता हुआ जरूर देखेंगे, और जो जिस हिसाब से इसका मोमेंटम कंटिन्यू है, मुझे लगता है आने वाला समय या आज या कल में 71,600 और या 72,000 का लेवल भी छूने में कोई परहेज नहीं करेगा, जल्दी छू दे। और साथ ही साथ चांदी कैसे देखते हैं आप? ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर भी बनते हुए देखे हैं, ऑलमोस्ट 82,000 के आसपास के लेवल्स। बिल्कुल सिल्वर गोल्ड को फॉलो कर रही है, और मुझे लगता है कि ये दोबारा अगर 80,581,000 जो कल का करेक्टिव फेज आया था, अगर वहां आता है तो 83,400 83,700 के लेवल इस वीक में हमें देखने मिलेंगे। इसका मोमेंटम गोल्ड के हिसाब से ज्यादा स्ट्रांग है, और काउंटर बड़ा होने से यहाँ पर जो है वैल्यू वाइज रैली बहुत जल्दी आती है और क्विक आती है। 83,500 का लेवल बहुत जल्द हमें देखने मिल सकता है। ऑलराइट, अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ से भी आप देख सकते हैं। $28 यहाँ पर होल्ड कर रहा है। भारतीय बाजारों में वो ऑल टाइम हाइज हैं, 82,200 के ऊपर के स्तर फिलहाल यहाँ पर बनते हुए। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका साथ जोड़ने के लिए, सोने पर वो बहुत डिटेल में समझाने के लिए भी। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मौसम की और गेहूं लेकर आएंगे आपके समक्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। और मानसून की चर्चा अब यहाँ पर जोरों से है, और स्काईमेट का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है, जहाँ पर नॉर्मल मानसून एट 102% यहाँ पर जताया जा रहा है। हमारे साथ स्काईमेट के मिस्टर जीपी शर्मा हैं। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया समय देने के लिए। 102% एज ऑफ नाउ आप इसे नॉर्मल मान के चल रहे हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, और आगे जाकर अभी क्या डिटेल्ड एनालिसिस हो पाया है किन महीनों में और किन मंथ्स के हिसाब से? थैंक यू, धन्यवाद मनीषा। हाँ, हमने बिल्कुल पूरा एनालिसिस किया है और उसको अवेलेबल भी किया है अपनी फोरकास्ट में। उसका बकायदा प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी हमारी साइट पे अवेलेबल है, कोई भी उसको अप्रोच कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं प्लीज। अच्छा, आपने बोला मानसून का 102%, हाँ हमारा असेसमेंट है इस बार का, जो कि एक अच्छा माना जाता है मानसून का। 102% मतलब नॉर्मल की रेंज भी जो है 96 से 104%, उसका ऊपर वाला हिस्सा सेकेंड हाफ, बेटर हाफ जो है उसका उसमें है। और कुल मिला के तो सीजन अच्छा रहना चाहिए, लेकिन मानसून कभी भी पूरा का पूरा मानसून विदाउट एनी हिकअप्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सेम इसी बार भी होना चाहिए, क्योंकि मेन रीजन उसका अल नीनो है, जो कि अभी भी अल नीनो की स्थिति अभी भी बकायदा बनी हुई है, और उसको कमजोर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमने शुरू में भी ऐसा ही बताया था, पॉडकास्ट में अभी भी बताया है और पहले भी लिखा था कि जो अल नीनो का असर एकदम से खत्म नहीं होता, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है उसका डाइल्यूशन का। और आज के दिन में भी वो अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो तापमान की होती है 0.5 डिग्री, उससे बहुत ऊपर है। वहाँ का तापमान पैसिफिक का 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड कमाने से ज्यादा है। इसलिए उसमें कमी आएगी, उसमें थोड़ा हो सकता है 4, 5, 6 सप्ताह का समय भी लग सकता है। इसलिए इसके चलते जो मानसून का शुरुआत होगी, उसका एल नीनो का असर जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और उसके चलते ही जो मॉडल भी दरअसल दिखा रहे हैं कि जो शुरुआत होगी मानसून की, वैसे ही जून का महीना निकल जाता है मानसून के धीरे धीरे आगे बढ़ के पूरे देश में आने का। तो उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, मानसून एक जगह आके थोड़े दिन रुक जाए, संभावना है ऐसी भी। हो सकता है थोड़ा लेट उसका अराइवल ही हो, हालांकि उसको हमने वर्कआउट नहीं किया, वो इसका फोरकास्ट हम बाद में देंगे मानसून ऑनसेट का। और ये सब कुछ संभावित है अभी आज के, इसलिए जून में थोड़ा सा मानसून का इतना बेहतर ना रह के जुलाई और अगस्त में जरूर उसके तेज होने की और उसका स्प्रेड का भी रेनफॉल का अच्छा होने की संभावना है। कुल मिला के जो है मानसून देश के दक्षिणी भागों में, पश्चिमी भागों में, उत्तर पश्चिमी भागों में, पंजाब हरियाणा जो भी एग्री बाउल है उसमें अच्छा रहने की संभावना है। लेकिन कुछ स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं रहेगी देश के पूर्वी भागों में, जिसमें कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्व भारत में तो भारत में वैसे ही काफी पिछले सालों से मानसून कम देखने को मिल रहा है, और इस बार भी वहां पे कुल मिला के सीजन में रेनफॉल जो है कमी देखी जाएगी। विशेषकर जो पहला हाफ होगा मानसून का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए वर्षा कम होनी चाहिए। जी मनीषा।
ऑल राइट मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली नॉर्मल मानसून है, लेकिन जून में कुछ कंसर्न्स रह सकती हैं और इसके अलावा कुछ स्टेट्स में हम यहाँ पर डेफिशिएंट मानसून भी बनता हुआ देखेंगे। लेकिन ओवरऑल चाहे वो मंथली के हिसाब से है या फिर एरियाज के हिसाब से है, मानसून एक नॉर्मल की एक्सपेक्टेशन। अभी 2 महीने काटने बाकी हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन मानसून की तरफ से वो एक अच्छी बेहतर खबर फिलहाल इंडियन मार्केट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर गेहूं की करते हैं, जहां कर गेहूं के उत्पादन आंकड़ों पर इंडस्ट्री और सरकार के अलग अलग मत बरकरार हैं। इंडस्ट्री का कहना है कि इस बार उत्पादन 6.25% कम रह सकता है। हमारे साथ शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के अजय गोयल हैं। अजय नमस्कार। मुझे याद है और मुझे वो आपका डायलॉग भूलता ही नहीं है कि ये एक एग्जिट पोल की तरह होते हैं, जब तक एक्चुअल फसल नहीं आ जाती और उसके बाद भी ये आंकड़ों के ऊपर हम बातचीत करते रहते हैं। लेकिन किस तरह के चेंजेस हैं फिलहाल? तो अभी जो नया सर्वे रोल ऑफ फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो कमीशन किया था, उसके मुताबिक तो 1% एकरेज में वृद्धि हुई है, 2% जो है आप समझिए यील्ड में वृद्धि हुई है, और ओवरऑल 3% ओवर लास्ट ईयर जो है उनका अनुमान है। और इस टाइम सरप्राइज पैक रहने वाला है यूपी, जहां पर एकरेज और यील्ड दोनों में जो है अच्छी खासी वृद्धि हुई है, और यूपी इस साल का सरप्राइज स्टेट रहेगा। तो यूपी और हरियाणा जो है मौसम भी अच्छा रहा है, एकरेज यील्ड सब बढ़िया रही है। तो मोटा मोटी पिछले साल के थोड़ा सा जो है समझ लीजिए 1-2% ज्यादा का अनुमान है। तो मोटा मोटी यही समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट टू लास्ट ईयर रहेगा। ओके साथ ही अजय, किस तरह की आवक आ चुकी है बाजार में? क्या ये फाइनल नंबर्स हैं अब यहाँ पर, और अब आगे जाकर किस तरह की डिमांड आप बनता हुआ देख रहे हैं? जो आवक है वो अब शुरू हो गई है। आप समझ लिए केवल हरियाणा और पंजाब अभी रुका हुआ है। यूपी के कुछ भागों में आवक शुरू हो गई है, वहां पर बाजार जो है दबाव में है। जो व्यापारी है वो अभी भी दहशत में है कि जो है वेदर ही शुड बाई और नॉट बाई, स्टॉक और नॉट स्टॉक। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स वहां पर ना होने की वजह से, और सरकार के कदम भी हर मंडी में हर जगह पे हो नहीं सकते किसान को सहूलियत देने के लिए। इसके लिए थोड़ा सा जो है यूपी अंडर प्रेशर है, और एमपी में इस साल थोड़ा सा रेन डैमेज खास तौर पे छिंदवाड़ा, बैतूल और कुछ रीजन्स में हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्वालिटेटिव इशू है। बट आने वाले दिनों में अच्छी खासी अराइवल रहने की उम्मीद है। तो आप कह रहे हैं कि जो प्राइसेस अंडर प्रेशर हैं वो यहाँ पर बरकरार रह सकते हैं। और जी हाँ, एक्चुअली दूसरा सवाल मेरा वही था कि सरकारी खरीद के चलते प्राइवेट ट्रेडर्स शायद नहीं खरीदेंगे। काफ़ी हद तक ये भी खबरें सुनने को मिल रही थी कि जब तक सरकारी खरीद पूरी नहीं आ जाती, प्राइवेट ट्रेडर्स को शायद अनऑफिशियल तौर से ही कहा गया है कि वो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एंटर ना करें। बिल्कुल, कई तरह की जो है अनऑफिशियली बंदिशें लगाई गई है। कहा गया है कि पहले सरकार की खरीद होनी चाहिए, दूसरा एमएसपी से नीचे जो है प्राइवेट ट्रेड ना खरीदें। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस दी गई है या प्रॉम्प्टिंग की गई है, तो व्यापारी भी जो है अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन में। जब तक खुलासा नहीं हो जाता इन बातों का, तब तक कोई जल्दी से जो है स्टॉकिंग या खरीद में हाथ लगाने वाला नहीं लग रहा है। ओके अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में और कैंडिडली बात भी करने के लिए। तो वो गेहूं के हाल हैं फिलहाल, जहां पर जैसे उन्होंने कहा कि नंबर्स बेहतर नजर आते हैं। बुआई के, ईल्ड के और ओवरऑल फसल के भी जो शायद पिछले साल से 3% ज़्यादा ही रहने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और दिनेश जी, ऑफकोर्स सोने चांदी के बारे में तो हमने यहाँ पर बात की ही है, लेकिन मेटल्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आज एक सेक्टर है जहाँ पर टोटल आग लगी हुई है। लगातार अच्छी खासी तेज़ी है। मतलब मैं तो वो इक्विटी स्टॉक्स भी देख रही थी जहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर भाग रहा है, नाल्को भाग रहा है। तो अंडरलाइन कमोडिटी स्ट्रांग है और साथ ही साथ रिलेटेड इक्विटी भी। मनीषा जी, शास्त्रों में इसको अमृतकाल कहा गया है। मतलब व्हाटएवर यू बाय इट गोज अप। तो मुझे लगता है कि चौतरफा बाइंग का स्प्री चल रहा है। मतलब अगर आप इक्विटी मार्केट देख लीजिए, आप वहां के स्टॉक्स देख लीजिए, या मेटल्स देख लीजिए, बुलियंस देख लीजिए, एनर्जी देख लीजिए, मुझे लगता है ये आज शायद एग्री में भी लगनी चाहिए। निचले स्तर से हमने देखा कि गुआर में भी अच्छी खासी तेजी आई है, लेकिन बेस मेटल खास करके मैं बात कहूंगा कॉपर की, इसका मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि निचले स्तर से 100-125 रुपए बढ़ने के बाद भी इसमें मंदी नजर नहीं आती है। आज भी अगर मैं कॉपर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 816, 816.5 के आसपास कॉपर बाय किया जा सकता है। 824, 830 के लेवल्स हम देख सकते हैं, और 811 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही जिंक अगर मैं देखूं तो 234 का एक मजबूत बेस है, बेस लाइन सपोर्ट है 234, 34.5 के आसपास जिंक बाय करे। 243 रुपए के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और 231 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके दिनेश जी, हम ब्रेक में जाएं उससे पहले जैसे आपने कहा कि आग एग्री में भी लग सकती है, तो ये एक कमोडिटी जहां पर आपको लगता है कि अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता हो।
ग्वार का निचला स्तर अगर देखते हैं तो हम ऑलमोस्ट 10% की तेजी आ चुकी है। आज करेक्टिव फेज है, शायद मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे आया है। 5410 की ग्वार जो है मई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है दोबारा 5550 5610 के लेवल्स हम देख सकते हैं। 5340 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मैं मई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं जो कि अभी मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ओके ठीक है, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर चौतरफा हैं, चाहे आप सोना चांदी देखें, मेटल्स देखें, एग्री में ग्वार पर डेफिनेटली नजर रखें क्योंकि निचले स्तरों से जैसे दिनेश जी हमें बता रहे हैं अच्छी खासी तेजी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।